जब मुझे पता चला कि हमारे घर में अडॉप्टेड लड़की, जिसे मैंने हमेशा बुरा ट्रीट किया, एक्चुअली वो मुझे पसंद करती थी, तब मेरे फैमिली ने मुझे उससे शादी करने के लिए मजबूर कर दिया। मैं हमेशा उसे नीचा दिखाता था, उसे टॉर्चर करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि वो मेरे लायक नहीं है। इसलिए मैंने हर वो काम किया जिससे मेरा फैमिली मुझसे नफरत करे। यहाँ तक कि मैंने उसके सामने दूसरी लड़कियों के साथ ओपनली फ्लर्ट भी किया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जब लाइफ और डेथ सिचुएशन आएगी तो वो मेरे लिए अपनी जान दे देगी। मरने के बाद ही मुझे सच में समझ आया, इस ज़िंदगी में मुझे उस इंसान को चेरिश करना है जो सच में मुझसे प्यार करता है, उसे एंडलेसली स्पॉइल करना है और कभी उसे इन्फीरियर फील नहीं होने देना है। जब मैंने उसे व्हील चेयर पर बैठे देखा, मेरी आंखों से अचानक आंसू निकल आए। तुम रो क्यों रहे हो? क्या हमने एग्री नहीं किया था कि ये बस एक फेक मैरिज है? कुछ दिनों में तुम अब्रॉड चले जाओगे और जो तुम चाहो वो कर सकते हो। मैं बस एक बर्डन हूँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा। मेरे कानों ने ऑटोमेटिकली उसकी बातों को इग्नोर कर दिया। मैंने उसे कसकर गले लगा लिया और मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। ओम, प्लीज़ मत रो। मैं प्रॉमिस करता हूँ, तुम देश छोड़ने से पहले हम सीक्रेटली डिवोर्स ले लेंगे। मैं तुम्हारी मैरिज का रिकॉर्ड भी मिटा दूंगा, मैं रोते हुए बोला। लियो रुआन, आई एम सॉरी। वो थोड़ा कंफ्यूज होकर बोली। पागल, सॉरी क्यों बोल रहे हो? उसने हाथ उठाया जैसे मेरे चेहरे को छूने वाली हो, लेकिन बीच में ही रुक गई। उसे लगा मुझे उसका टच पसंद नहीं है। उसने धीरे से अपना हाथ नीचे कर लिया, डिसअपॉइंटमेंट के साथ। मुझे इतना रिग्रेट हो रहा था कि मैं बस रो ही सकता था। काफ़ी देर बाद जब मैं थक गया और मेरी सिसकियां धीमी हो गईं, तब उसने धीरे से कहा, तुम रो चुके हो, अब जल्दी से जाकर बेड पर लेट जाओ। हैंगओवर सूप ठंडी हो गई है, मैं उसे गर्म करके लाती हूँ। वो मुझे छूने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। एक हाथ में अभी भी हैंगओवर सूप पकड़ा हुआ था और दूसरा हाथ उसकी आधी बची हुई टांग पर टिका था। उसे बस यही लगा कि मैं ड्रंक हूँ और बेवजह ड्रामा कर रहा हूँ। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि मैं हमारी शादी की वजह से ऐसा बिहेव कर रहा हूँ, तो उसे लगा कि मैं इस शादी से कितना दुखी हूँ। मैं उसके एम्ब्रेस से हट गया और शर्म के मारे भागकर बेड पर जाकर लेट गया। गुलू गुलू, मुझे व्हीलचेयर के जाने की आवाज़ सुनाई दी। मैं तुरंत उठकर बैठ गया। क्या लियो रुआन जा रही है? मैं उसे ऐसे जाने नहीं दे सकता था। रुआन, मत जाओ, यहीं रुको मेरे साथ, हम साथ में सोते हैं। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ ऐसे कांप गया जैसे उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो। एक अजीब सी फीलिंग उसके पूरे शरीर में दौड़ गई और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे अभी बाहर आ जाएगा। उसे पता था उसे मेरे इस अचानक बिहेवियर से अटैच नहीं होना चाहिए। उसे लगा मैं सच में बहुत ड्रंक हूँ। फिर भी उसके मुंह से निकला, ठीक है। ये देखकर मैंने धीरे से उसका हाथ छोड़ दिया और बेड के अंदर वाली साइड की तरफ रोल हो गया ताकि उसके लिए एक बड़ी जगह छोड़ दूं। खाली जगह को देखते हुए उसके दिल में अजीब सी हलचल हुई। मैंने खुद उसे बुलाया था, हालांकि उसे पता था कि ये बस एक ड्रंक इंसान का कंफ्यूज्ड एक्शन है। फिर भी उसने जिद करके इसे सच्चा प्यार मान लिया, चाहे ये सेल्फ डिसेप्शन ही क्यों ना हो। इससे उसे खुशी मिल रही थी। उसने अपने दोनों हाथों के सहारे खुद को उठाया और धीरे धीरे बेड पर चढ़ गई। जैसे ही वो लेटी, उसने अपने हाथ सीने पर फोल्ड कर लिए। बस इतना ही काफ़ी था उसके लिए कि वो मेरे साथ एक ही बेड पर लेटी है। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोच रहा था। हमारे बीच जो दूरी थी वो मुझे एक गहरी खाई, गैप जैसी लग रही थी। मैं तुरंत उसकी तरफ रोल हो गया। अचानक मेरे पास आने से वो एकदम फ्रीज हो गई। अब वो क्या करे? क्या अपना हाथ पीछे खींचे? उसका दिमाग डर से ब्लैंक हो गया और वो हिलने की भी हिम्मत नहीं कर पाई। कुछ देर बाद उसे मेरी हल्की हल्की सांसों की आवाज़ सुनाई दी। तब जाकर उसने हिम्मत की और मेरी तरफ देखने लगी। वो मुझे देखती रही जैसे मेरी फेस की हर डिटेल उसके दिल में पहले से ही बसी हुई हो। उसने मुझे अनगिनत बार अपने दिमाग में इमेजिन किया था, लेकिन फिर भी उसे मुझे देखकर कभी मन नहीं भरता था। उसकी नज़रें बस मेरे सोते हुए चेहरे पर टिक गईं। ये रात उसके लिए बहुत ख़ास थी, इतनी ख़ास कि वो सोना ही नहीं चाहती थी, बस मुझे देखते रहना चाहती थी। लेकिन रात बहुत छोटी होती है। धीरे धीरे सुबह होने लगी। उसे रियलिटी में वापस आना था। उसे पता था मैं उसके जैसा इंसान नहीं हूँ और जल्द ही मैं अब्रॉड चला जाऊंगा, अपने असली प्यार और अपने ड्रीम्स के पीछे। जैसे ही आसमान हल्का होने लगा, वो चुपके से बेड से उतर गई, जैसे कोई चोर गिल्ट के साथ भागता है। धीरे से वापस अपनी व्हीलचेयर पर बैठी और एक आखिरी बार मुझे देखा, जो गहरी नींद में सो रहा था। फिर बिना रुके वो कमरे से बाहर चली गई। वो अपने कमरे में वापस आ गई। व्हीलचेयर पर बैठकर वो खिड़की के बाहर आसमान को देखने लगी। धीरे धीरे आसमान का रंग बदलने लगा। हल्का सफ़ेद,
फिर थोड़ा लाल, जैसे सूरज धीरे धीरे ऊपर खींचा जा रहा हो। मैं काफ़ी समय बाद इतनी गहरी नींद सोया था। बेड की सॉफ्टनेस और वार्मथ ने मुझे बहुत आराम दिया। मैं जल्दी से उठा, बाथरूम गया, फ्रेश हुआ, कपड़े बदले और नीचे चला गया। नीचे जाकर देखा, पूरा फैमिली डाइनिंग टेबल पर बैठा था और मुझे देखकर सबके चेहरे पर सरप्राइज था। मुझे अचानक एक अजीब सी अपनापन, क्लोजनेस महसूस हुआ, क्योंकि मैंने उन्हें बहुत हर्ट किया था। जब से मुझे लियो रुआन के साथ एंगेजमेंट का पता चला था, मैं लगातार प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था। मैं उनके साथ टेबल पर खाना भी नहीं खाता था। यहाँ तक कि मैंने लियो रुआन को भी मना कर दिया था कि वो घर में कहीं भी मेरे सामने ना आए। मैंने अपनी स्टेप मदर, आंटीज और अपने फादर का दिल तोड़ दिया था। मेरी छोटी बहन भी मुझसे डरती थी। वो बस दूर से मुझे डरते हुए देखती थी। तभी तुम ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आए हो? तुम क्या खाओगे? मैं अभी बनाकर लाती हूँ। लियो रुआन की माँ लुआन ने मुझसे अनईजी होकर पूछा। उसकी आंखों में कंसर्न था और हल्की सी गिल्ट भी। उसे भी लगता था कि मुझे इस शादी के लिए मजबूर करना गलत था, लेकिन एक माँ होने के नाते उसके अपने सेल्फिश रीजंस थे। उसे पता था कि लियो रुआन सच में मुझे पसंद करती है, इसलिए चाहे मैं कितना भी ड्रामा करूं, वो सब सहती रही। तुम उसे इतना इंडल्ज क्यों कर रही हो? शादी के बाद भी इसका ये एटीट्यूड है। ये कब बड़ा होगा लुआन? मेरे फादर पे चेंगो गुस्से में बोले। तुमसे शादी करना तो जैसे जैकपॉट है और इसे उसकी वैल्यू ही नहीं पता। असल में उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा स्पॉइल किया था, इसीलिए मैं सही गलत समझ ही नहीं पाया। क्या कोई पिता अपने बेटे का बुरा चाहता है? उसकी डिसेबिलिटी को छोड़ दें तो लियो रुआन में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनका बेटा, मैं, इतना अंधा था कि पास की जेड और गोल्ड को छोड़कर एक बेकार चीज़ के पीछे भाग रहा था। मैंने जब अपने फादर का सख्त चेहरा देखा और उनकी आवाज़ सुनी तो मेरे अंदर अचानक खुशी की लहर दौड़ गई। अच्छा है, पापा अभी भी जिंदा हैं। मैंने उनकी बातों को इग्नोर किया और अचानक बचपन की तरह उन्हें गले लगा लिया। वो शॉक हो गए। काफ़ी समय हो गया था जब मैंने उन्हें ऐसे हक किया था। जब से उन्होंने दूसरी शादी की थी, मैं उनसे दूर रहने लगा था। मैं हमेशा अपने अंकल के घर भाग जाता था और जब मेरी छोटी बहन पैदा हुई तो मैंने उन्हें और इग्नोर करना शुरू कर दिया। उन्हें लगता था कि मैं जेलस हूँ, लेकिन सच में वो बर्थ एक एक्सीडेंट था। जब उन्हें पता चला तब बच्चा ऑलरेडी काफ़ी डेवलप हो चुका था और लुआन की एज भी ज़्यादा थी, इसलिए अबॉर्शन रिस्की था। इसीलिए उन्होंने उसे जन्म लेने दिया। उन्होंने कभी भी दोनों बच्चों में फ़र्क नहीं किया और लुआन भी हमेशा मेरी हर विश पूरी करती थी, लेकिन फिर भी मैं उन्हें माफ़ नहीं कर पाया। मैं घर आने के बजाय अंकल के घर ही रहता था। मैंने उन्हें बहुत गलत समझा था। ठीक है, इतना बड़ा हो गया है, फिर भी इमेच्योर है। ये मत समझना कि इससे सब ठीक हो गया। खाना है तो खा, नहीं तो रहने दे। अपनी आंटी को परेशान मत कर। बाहर से स्ट्रिक्ट दिखते हुए भी मेरे फादर अंदर से खुश थे। वो बस दिखावे के लिए मुझे डांट रहे थे। लुआन ने उनकी फेक स्ट्रिक्टनेस देखकर हंसते हुए कहा, ओवन, अपने पापा की बातों का बुरा मत मानो। उन्हें बस गुड डील मिल गई है, इसलिए एटीट्यूड दिखा रहे हैं। बताओ तुम्हें क्या खाना है, मैं अभी बना देती हूँ। मैंने लुआन की तरफ देखा और मुझे गिल्ट महसूस हुआ। वो एक्चुअली मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव करती थी। यहाँ तक कि अपनी बेटी के बाद भी वो हमेशा बेस्ट चीज़ पहले मुझे देती थी, और ताकि मुझे बुरा ना लगे वो अपनी बेटी के लिए नए कपड़े भी कम खरीदती थी। मैंने धीरे से कहा, मॉम, रहने दीजिए, मैं आप सबके साथ ही खा लूँगा। लुआन फ्रीज हो गई। उसने अपना मुंह ढक लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ओ, तुमने अभी मुझे मॉम कहा? मेरे फादर बोले। देखो, इसे इतनी सी बात पर इमोशनल हो गई। अब ये लियो रुआन से शादी कर चुका है, तुम्हें मॉम तो बोलेगा ही। अरे, मैं बस खुश हो गई, कंट्रोल नहीं हुआ। वो जल्दी से अपने आंसू पोंछने लगी। मेरे फादर ने राहत की सांस लेते हुए कहा, लगता है शादी का असर है। तुम काफ़ी मैच्योर हो गए हो। काश पहले ही ऐसे समझदार होते। उनकी बातों में छुपा ताना साफ महसूस हो रहा था। टेबल के एक कोने में लियो रुआन चुपचाप बैठी थी, सर झुकाकर, कुछ भी नहीं बोल रही थी, क्योंकि सिर्फ वही जानती थी कि ये शादी असली नहीं है और कुछ ही दिनों में हम दोनों डिवोर्स लेने वाले हैं। मेरा अभी का बिहेवियर बस एक एक्ट था, ताकि मॉम डैड रिलैक्स हो जाए और मैं सीक्रेटली अब्रॉड जा सकूं। मैंने पास बैठी चुपचाप लियोरॉन की तरफ देखा, फिर सीधा जाकर उसके पास बैठ गया। जैसे ही मैं बैठा, लियोरुवन तुरंत अपनी व्हीलचेयर पीछे करने लगी। वो अपने रूम में वापस जाना चाहती थी। उसे पता था मुझे उसके साथ एक ही जगह पर रहना पसंद नहीं है और वो यहाँ रहकर अभी अभी बना अच्छा एटमॉस्फेयर ख़राब नहीं करना चाहती थी। मैंने टेबल पर पड़े यूटेंसिल्स और खाना देखा, लगभग अनटच्ड था। इसने अभी खाना फिनिश भी नहीं किया, फिर जा क्यों रही है? तभी मुझे इंस्टेंटली समझ आ गया, जो कुछ मैंने अभी किया
उसकी वजह से लियोरुआन यहाँ रुकने की हिम्मत नहीं कर पा रही। मैं तुरंत उठा और उसकी व्हील चेयर पकड़कर उसे वापस खींच लिया। तुमने अभी खाना फिनिश नहीं किया, फिर जा क्यों रही हो? तभी पीछे से आवाज़ आई, हाँ रियन, बैठकर खाना खाओ। अब तुम दोनों शादीशुदा हो, अच्छे से रहो। हम तो बस ग्रैंड चिल्ड्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। पेयान घों खुश होकर बोल रहे थे। उन्हें देखकर साफ लग रहा था कि वो बहुत खुश हैं। अगर सुबह इतनी जल्दी ना होती तो वो सेलिब्रेट करने के लिए ड्रिंक भी कर लेते। उन्हें लग रहा था शादी करना सही डिसीजन था। सर्टिफिकेट मिलने के बाद ये काफ़ी समझदार हो गया है। लियो रुआन कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप खाना खाने लगी। लेकिन उसके लिए वो खाना ऐसे था जैसे मुंह में चबाया हुआ वैक्स हो। वो अंदर ही अंदर सोच रही थी, ये अब मेरे साथ बैठ सकता है, अपनी नफरत को सह सकता है। इसका मतलब है ये चैंगनी से कितना डीपली प्यार करता है। मेरी जो एग्रेसिव नेचर थी वो भी इसने उसी के लिए दबा दी। जितना वो सोचती गई उतना ही उसके दिल में कड़वाहट बढ़ती गई। मेरे साथ बैठकर खाना खाने में उसे बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही थी। उसने जल्दी जल्दी अपने बोल का खाना फिनिश किया, फिर ठंडे टोन में बोली, मैं खा चुकी हूँ, मैं अपने रूम जा रही हूँ। ये कहकर वो अपनी व्हील चेयर घुमाकर चली गई। मेरा दिल एक पल के लिए अटक गया। ये लियो रोअन इतनी अनहैप्पी क्यों लग रही है? तभी मेरी स्टेप मदर लुआन ने मुस्कुराते हुए बात संभाली, आवो, इसकी चिंता मत करो लियो, रुयन बस थोड़ी क्वाइट नेचर की है। तुम्हारे लिए इससे शादी करना भी एक सैक्रिफाइस ही है। मैंने हल्की सी स्माइल दी लेकिन कुछ बोला नहीं। तभी मेरे फादर बोले, सैक्रिफाइस कैसा? रुअन तो ओबीडियंट है, सेंसिबल है और बहुत अंडरस्टैंडिंग है। मेरे फादर चांग, वो अब लियो रुअन से और भी सेटिस्फाइड हो गए थे। उन्हें अपने डिसीजन पर पूरा कॉन्फिडेंस था। उनकी नज़र में लियो रुयान स्मार्ट है, बिजनेस समझती है और फ्यूचर में कंपनी मैनेज करने में मेरी हेल्प करेगी। उन्हें तो लग रहा था कि असल में फ़ायदा मुझे ही हुआ है। तभी लुआन ने उन्हें घूरा, बस भी कीजिए, जल्दी खाना ख़त्म कीजिए, आपको कंपनी भी जाना है। उसे डर था कि अगर वो ऐसे ही लियो लुआन की तारीफ़ करते रहे तो कहीं मैं गलत समझ ना लूँ, क्योंकि मैं पहले से ही लुआन और लियो रुआन दोनों को पसंद नहीं करता था। मुझे लगता था उन्होंने मेरे फादर मुझसे छीन लिए। मेरे फादर ने मजबूरी में कहा, ठीक है, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। फिर वो चुपचाप खाना खाने लगे। असल में वो डरते थे कि कहीं मैं फिर से उनसे नफ़रत ना करने लगूं। एक फादर होकर भी वो खुद को बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहे थे। मेरी छोटी बहन पी मिंग याओ जब से मैं डाइनिंग टेबल पर आया था तब से उसकी नज़रें मुझ पर ही थीं। वो सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी, बस चोरी चोरी देखती, फिर जल्दी से खाने का दिखावा करती, फिर दोबारा धीरे से मुझे देखती। इतनी बार कोई देखे और मुझे पता ना चले, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसकी ये छोटी छोटी हरकतें देखकर मेरे दिल में हल्का सा दर्द हुआ। माओ हमेशा से मेरे करीब आना चाहती थी, अपने बड़े भाई के पास रहना चाहती थी, लेकिन पुराना मैं कांटों से भरा हुआ था। जो भी पास आता मैं उसे चुभा देता था। मेरी आंट हमेशा मेरे कान में बोलती रहती थी, स्टेप मदर आई है, मतलब स्टेप फादर भी आ गया समझो। शुरू में मुझे लुआन और लियोरुआन से इतनी नफरत नहीं थी, आखिर मैं ही अपने फादर का इकलौता बेटा था। लेकिन जब मैं 14 साल का था और लुआन प्रेग्नेंट हो गई और मेरे फादर ने उसे बच्चे को जन्म देने की परमिशन दे दी, तब मैं पूरी तरह फट पड़ा। मुझे लगा मेरी आंट की बातें सच हो गईं। मैं रिबेलियस बन गया, अपने फादर से लड़ने लगा। मुझे लगता था अगर मैं ऐसा करूंगा तो वो मेरी बहन को पैदा होने नहीं देंगे, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। पेमो फिर भी इस दुनिया में आ गई और उसके बाद मैं उसे और भी ज़्यादा नफरत करने लगा। लेकिन मेरी बहन को मेरी नफरत का एहसास ही नहीं था। वो पहले मेरे पास आती थी और मुझे गैग ओल्डर ब्रदर कहकर बुलाती थी। फिर एक दिन मैंने गुस्से में उसे डांट कर भगा दिया। उसके बाद से वो बस दूर से मुझे देखने की हिम्मत करती थी। डाइनिंग टेबल पर जब उसने फिर से मेरी तरफ देखा, इस बार मैंने उसे देखकर हल्की सी स्माइल दी। वो इतना घबरा गई कि तुरंत अपना सिर बोल में झुका लिया। मैंने मन ही मन एक लंबी सांस ली। लगता है उनकी नज़र में मैं सच में किसी खतरनाक जानवर जैसा हूँ। लियो रुअन मेरे साथ रहने से डरती है और मेरी अपनी बहन मुझसे डरती है। अब मेरे पास बस एक ही ऑप्शन था, मुझे अपने एक्शन से उन्हें दिखाना होगा कि मैं बदल गया हूँ। ब्रेकफास्ट के बाद मैं अपने रूम नहीं गया। मैंने लुआन की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहा, मॉम, मैं माओ को स्कूल छोड़ देता हूँ। लुआन एक पल के लिए रुक गई, फिर तुरंत खुश होकर मान गई। वो माओ के रूम में गई, उसके सामने बैठकर उसका कॉलर ठीक किया और प्यार से बोली, मियो, आज आइयो, तुम्हें स्कूल छोड़ने जा रहा है, खुश हो? वो अभी भी मेरे सामने गैग बोलने से डरती थी। उसे पता था मुझे वो पसंद नहीं है, इसलिए इतने सालों में उन्होंने मुझे ऐसे ही बुलाना सीख लिया था। माओ धीरे से बोली, हाँ। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी जैसे मच्छर की भनभनाहट। गुड गर्ल रहना, ठीक है?
लुआन ने उसके सिर पर हाथ फेरा और उसे बाहर ले आई। माओ चलो, गेज तुम्हें स्कूल ले जाएगा। मैं मुस्कुराया, आगे बढ़ा और उसका छोटा सा हाथ पकड़ लिया। मिंगयाओ अचानक मेरा हाथ पकड़ते ही अंदर से खुश हो गई, लेकिन उसने सिर नीचे कर लिया ताकि उसकी खुशी कोई देख ना सके। वो अभी छोटी थी, अपने इमोशंस छुपाना नहीं आता था, इसलिए बार बार चोरी चोरी मेरी तरफ देखती जा रही थी। घर से बाहर निकलते ही मुझे अचानक रियलाइज़ हुआ, मुझे तो ये भी नहीं पता माओ किस स्कूल में पढ़ती है। मैंने थोड़ा ऑकवर्ड होकर अपना कान पकड़ा और गिल्ट फील करते हुए पूछा, मायो तुम किस किंडरगार्टन में पढ़ती हो? माओ धीरे से बोली, मैं मिडिल क्लास में हूँ। मैं फिर मुस्कुराया, लेकिन इस बार थोड़ा हेल्पलेस था। गेज, ये नहीं पूछ रहा कौन सा किंडरगार्टन? वो और भी धीरे से बोली, मिडिल क्लास। अब मैं पूरी तरह फंस गया था। उसे क्लियरली बोलना नहीं आ रहा था। मुझे किसी से पूछना ही पड़ेगा। डैड को कॉल करता तो लेक्चर मिल जाता। मॉम को कॉल करना भी थोड़ा ऑकवर्ड था। आखिर में मुझे लियो रुअन को कॉल करना पड़ा। उधर जब लियो रुअन ने मेरा कॉल देखा तो उसे लगा वो हेलुसिनेशन देख रही है। मेरा नंबर सालों से उसके फ़ोन में था, लेकिन मैंने कभी उसे कॉल नहीं किया था। उसने कॉल उठाया और उसकी आंखों में छुपी खुशी साफ दिख रही थी। मेरी थोड़ी एंग्शियस वॉइस आई, लियो रुअन, मिंगयाओ किस किंडरगार्टन में पढ़ती है? वो थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गई। आप ये क्यों पूछ रहे हो? मैंने हल्की शर्म के साथ कहा। मैं माओ को स्कूल छोड़ने जा रहा था, लेकिन मुझे उसका स्कूल याद नहीं है। तब उसने कामली बताया, जयांग इंटरनेशनल बाइलिंगुअल किंडरगार्टन, स्पोर्ट्स बिजनेस बिल्डिंग के सामने सीधा जाओ, लॉन्ग युआन होटल के पास लेफ्ट लेना, फिर युलू रोड में एंटर करना, सीधे जाओगे तो दिख जाएगा। उसने मुझे पूरा रास्ता डिटेल में समझाया। मैंने बिना नेविगेशन खोले उसके बताए रास्ते पर कार चलानी शुरू कर दी। करीब आधे घंटे बाद मैं माओ को किंडरगार्टन छोड़ने पहुंच गया। मैंने कार का बैक डोर खोला, उसका सीट बेल्ट खोला और उसे अपनी बाहों में उठाकर बाहर निकाला। उसका शरीर थोड़ा स्टिफ था, वो हिल भी नहीं रही थी। वो मुझे छूने की हिम्मत भी नहीं कर रही थी। अपने छोटे हाथ कसकर पकड़ रखे थे। उसके कान हल्के गुलाबी हो गए थे। जब मैंने उसे नीचे उतारा तो वो अभी भी मेरी वार्मथ फील कर रही थी। मियो, जल्दी अंदर जाओ, टीचर की बात सुनना, ओके? मैंने उसके गाल को हल्के से पिंच किया। वो शॉक हो गई, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। चलो जाओ। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा। उसकी क्यूट रिएक्शन देखकर मुझे हंसी आ गई। माओ शर्म से सिर झुकाकर खुशी में थोड़ा लड़खड़ाते कदमों से स्कूल की तरफ चल दी। उसके दिल में बस एक ही ख्याल था, आज गेज कितना जेंटल है। उसने मेरे सिर पर हाथ भी फेरा। वो चाहती थी कि मैं हमेशा उसके साथ ऐसा ही बिहेव करूं। उसके लिए वो अपने सारे टॉयज भी दे सकती थी। उधर कॉल कट होने के बाद लियो रुआन नीचे आई। लुआन उसे देखकर खुश हो गई। देखा रुआन, वो अब फाइनली मैच्योर हो गया है। अब तुम उसके साथ इतना डिस्टेंस मत रखो, उससे ज़्यादा बात करो। टाइम स्पेंड करोगी तो वो तुम्हें पसंद करने लगेगा। लुआन ने सच्चे दिल से अपनी बेटी को इनकरेज किया। उसके हिसाब से रुआन बस बहुत क्वाइट है, इसलिए मैं उसे पसंद नहीं करता। मेरी एज के लड़कों को तो लाइवली लड़कियां पसंद आती हैं। लियो रुआन ने अपनी मॉम को इतना खुश देखा, लेकिन वो उसकी ये इल्यूजन तोड़ नहीं पाई। उसे अच्छे से पता था मैं बस उन्हें काम कर रहा हूँ ताकि वो गार्ड डाउन कर दें और मैं आराम से बिना किसी को बताए एब्रोड जा सकूं। उसने एक ग्लास पानी पिया, फिर अपनी व्हील चेयर घुमाई और वापस ऊपर चली गई। मैं अपनी बहन को स्कूल छोड़कर घर वापस जा ही रहा था, तभी मुझे अपने कज़न श्याओ का कॉल आया। उसका नाम सुनते ही मेरी आंखों में नफरत का ज्वालामुखी फट पड़ा। पिछली जिंदगी में एक सिंगल पेरेंट फैमिली से होने की वजह से मैं फैमिली अफेक्शन को सबसे ऊपर रखता था। जब मेरे अंकल के परिवार ने मुझसे अच्छा व्यवहार किया तो मैंने उन्हें अपना ही समझ लिया। वो लोग हमेशा मेरे दिमाग में ये बात भरते रहते थे कि मेरी स्टेप मदर और उसकी बेटी मेरी इनहेरिटेंस छीनने आई हैं और मेरे पिता का प्यार बांट लेंगी। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। असल में मेरे अंकल का परिवार ही असली विलन था। उनके इरादे बहुत ही खतरनाक थे। वो मेरे परिवार की पूरी वेल्थ हथियाना चाहते थे। मैंने फ़ोन स्क्रीन पर श्याओ का इनकमिंग कॉल देखा और हल्का सा हंस पड़ा। इस ज़िंदगी में मुझे ऐसे फैमिली की ज़रूरत नहीं है। मैंने खुद को काम किया और फ़ोन उठा लिया। श्याओ, क्या बात है? वो बोला, कज़न, मैंने सुना आंटी ने तुम्हारी शादी उस क्रिपल्ड यूएन से करवा दी। ये आंटी तो हद कर रही है। हमेशा बेस्ट चीज़ें तुम्हारी स्टेप मदर और उसकी फैमिली को देती है और अब तुम्हें एक क्रिपल्ड लड़की से शादी करने पर मजबूर कर रही है। वो बार बार क्रिपल्ड शब्द इस्तेमाल कर रहा था, जैसे मेरे लिए खड़ा हो रहा हो। अगर मुझे ये नहीं पता होता कि वो लियो रुआन से प्यार करता है तो शायद मैं उसकी बातों में आ जाता। मैंने ठंडे अंदाज में जवाब दिया, तो क्या हुआ? मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। इस जिंदगी में कोई भी लियो रुआन को बुली नहीं करेगा। फिर मैंने थोड़ा तंज कसते हुए कहा, तुम्हें तो काफ़ी जानकारी है ना? और सुनो,
आज के बाद उस शब्द का इस्तेमाल मत करना। अब से वो तुम्हारी भाभी, सिस्टर इन लॉ है। ये सुनकर वो एकदम शॉक हो गया, क्योंकि पहले मैं लियू रुआन को बहुत नफरत करता था और अब अचानक मेरा एटीट्यूड 180 डिग्री बदल गया था। मैंने जानबूझकर पूछा, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? वो तुरंत संभल गया। नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस थोड़ा सरप्राइज हुआ कि तुम अचानक लियू रुआन के बारे में अच्छा सोचने लगे। मैंने जानबूझकर खुद को शॉलोज दिखाते हुए कहा, बस अचानक लगा लियू रुआन काफ़ी प्रिटी है। ये शादी इतना भी बुरा डील नहीं है। मेरी बात सुनकर वो अंदर से हिल गया। एक पल पहले उसे लगा था कि मैं बदल गया हूं, लेकिन असल में मैं अभी भी वही सुपरफिशियल इंसान दिख रहा था। उसे लगा मैं अभी भी उतना ही बेवकूफ़ हूं। तभी श्याओ ने चालाकी से बात घुमाई, तो फिर जेंगनी का क्या? मैंने हल्का सा साय किया और बोला, वैसे भी वो मुझे पसंद नहीं करती। छोड़ो, अब मेरे पास लियू रुआन है, उसके पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सुनते ही शियाओ के होश उड़ गए। असल में वो इंतज़ार कर रहा था कि जेंगनी मुझे फिर से अपने जाल में फंसाए, ताकि वो खुद आराम से लियू रुआन के करीब जा सके। जांगनी उसके प्लान की एक इम्पॉर्टेंट फिश थी, जिससे वो मेरे और लियू रुआन के बीच दूरी पैदा करता था। शाओ तुरंत बोला, इतनी जल्दी गिव अप मत करो। हो सकता है वो भी तुम्हें पसंद करती हो, बस हार्ड टू गेट खेल रही हो। ऐसा करो, मैं तुम्हारी और जेंगनी की मीटिंग अरेंज कर देता हूँ, तुम दोनों आराम से बात कर लेना। उसकी बात सुनकर मैं अंदर ही अंदर हंस पड़ा। मैं पहले कितना बेवकूफ़ था। हर बार जब मैं जेंगनी से मिलता था, शियाओ हमेशा वहाँ होता था, फिर भी मुझे कभी शक नहीं हुआ। उस वक्त मैं उसे फैमिली मानता था, कभी ये नहीं सोचा कि वो हर बार मीटिंग कैसे अरेंज कर लेता है। अब सोचता हूँ तो साफ है, वो दोनों बहुत पहले से ही साथ थे, लेकिन इस बार मैंने मना नहीं किया। कुछ बातें थीं जिन्हें ख़त्म करना ज़रूरी था। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, एक बार और मिल लेता हूँ उससे। शियाओ खुश हो गया। ग्रेट, मैं टाइम और प्लेस अरेंज करके भेज दूंगा। फ़ोन रखने के बाद उसे पूरा यकीन था कि मैंने अभी तक जेंगनी को छोड़ा नहीं है। उसे अंदर से जीत का एहसास हो रहा था। असल में लियू रुआन हर तरह से जेंगनी से बेहतर थी, लेकिन मेरी आंखें पहले अंधी थीं। फ़ोन रखने के बाद मैं आगे बढ़ा, तभी रास्ते में एक डेजर्ट शॉप दिखी। मुझे याद था कि लियू रुआन को स्वीट्स बहुत पसंद है, इसलिए मैंने गाड़ी रोक दी। जैसे ही मैं अंदर गया, वहाँ एक आदमी और औरत ज़ोर ज़ोर से झगड़ रहे थे। लग रहा था आदमी ने उस औरत को चीटिंग करते हुए पकड़ लिया था। तभी वो औरत चिल्लाने लगी, यूजलेस शुईफैंग, तुम किसी काम के नहीं हो। अगर तुम अपनी वाइफ को सपोर्ट नहीं कर सकते तो दूसरों को मत रोको। अगर बर्दाश्त नहीं होता तो डिवोर्स दे दो। क्या तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारी परवाह है? ये बोलकर वो अपने स्टिल टोज में घमंड से चलती हुई बाहर निकल गई। सामने खड़ा आदमी बस हल्की सी कड़वी मुस्कान दे रहा था। उसके गाल पर थप्पड़ का निशान था और माथे पर सूजन उभर रही थी। उस पल उसके अंदर सिर्फ एक ही ख्याल था, काश वो उस औरत को खत्म कर सकता। मैं जाने ही वाला था, तभी उस औरत ने जाते जाते एक नाम चिल्लाया, शुवाई। ये नाम सुनते ही मैं रुक गया। उस नाम ने मुझे तुरंत रोक दिया। मुझे याद आया, जेंगनी के पास एक बेहद डेंजरस राइट हैंड मैन था, जिसका नाम था शू योंग। वो बहुत ही चालाक, कैलकुलेटिंग और स्ट्रैटेजी में एक्सपर्ट था। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो जांगनी के लिए पूरी तरह लॉयल था। जांग कॉर्पोरेशन का आधा एम्पायर उसी ने खड़ा किया था। मैं उसे कैसे भूल सकता था? अब जब मैं रिबॉर्न हो चुका हूँ तो मुझे जांगनी के हाथ काटने ही होंगे, और इस समय शुयोंग अभी तक जांगनी से मिला नहीं होगा। मतलब ये मेरा मौका है उसे अपने साइड में लेने का। मैंने ध्यान से उस आदमी को देखा और कंफर्म हो गया, ये सच में वही शुयोंग था। मुझे यकीन नहीं हुआ कि इतना पावरफुल आदमी इतनी बुरी हालत में होगा। अपनी वाइफ से चीट भी हुआ और ऊपर से मार भी खाई। लेकिन मैं जानता था, इंसान सबसे ज़्यादा वीक तब होता है जब वो अपनी लोएस्ट पॉइंट पर होता है। अगर मैं अभी उसकी मदद करूं तो वो फ्यूचर में ज़रूर मेरे लिए काम करेगा। और सच कहूं तो मैं उसे सिर्फ हेल्प नहीं करना चाहता था, मैं उसे ख़रीदना चाहता था, क्योंकि वो रूथलेस तो है लेकिन लॉयल भी है और एहसान कभी नहीं भूलता। मैं उसके पास गया, हल्की मुस्कान के साथ बोला, मिस्टर शू, क्या आप जॉब चेंज करने में इंटरेस्टेड हैं? शू योंग ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और हंस पड़ा। किड, लगता है तुमने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की। क्या मैं तुम्हें कोई रिच आदमी लगता हूँ? अगर स्कैम करना है तो किसी अमीर को ढूंढो, मैं तो खुद खाली हूँ। मैं फिर से हंस पड़ा। भाई, आपने गलत समझा, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं पे कॉरपोरेशन का एल्डेस्ट यंग मास्टर हूँ और मैं आपको ऑफिशियली इनवाइट कर रहा हूँ कि आप पे कॉरपोरेशन ज्वाइन करें। सैलरी आपकी करंट सैलरी से डबल होगी और आपको मैनेजमेंट पोजीशन भी मिलेगी। पोजीशन बहुत हाई नहीं होगी, लेकिन आपकी एबिलिटी के हिसाब से आप जल्दी प्रमोट हो जाओगे। मैं सच में बिजनेस कार्ड निकाल कर प्रूफ देना चाहता था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी, मैं अभी स्टूडेंट था
और कंपनी ऑफिशियली ज्वाइन भी नहीं की थी। शूयोंग फिर से हंसा। पे कॉरपोरेशन का यंग मास्टर, हिम्मत तो है तुम्हारी ऐसा बोलने की, लेकिन बेनिफिट्स सुनकर टेम्पटिंग ज़रूर लग रहा है। अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ खास नहीं हूँ, मेरी एबिलिटी भी एवरेज है, शायद मैं इस काम के लायक नहीं हूँ। इतना कहकर वो जाने लगा। उसे लगा मैं बस एक बेकार की बात करने वाला लड़का हूँ। मैंने तुरंत उसे रोका। मिस्टर शू, एच यूनिवर्सिटी से फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन करने वाला हाई अचीविंग स्टूडेंट क्या ये जॉब हैंडल नहीं कर सकता? मेरी बात सुनकर शू योंग वहीं रुक गया। वो मुड़ा और मुझे ध्यान से देखने लगा। तुम मुझे जानते हो? उसके चेहरे पर डाउट साफ दिख रहा था। उसे लग रहा था कहीं मैं कोई पिरामिड स्कीम वाला आदमी तो नहीं। मैंने मौका देखकर तुरंत कहा, ऑफ कोर्स मैं आपको जानता हूँ। अगर मुझे आपकी एबिलिटी के बारे में कुछ पता नहीं होता तो मैं आपको पे कॉरपोरेशन ज्वाइन करने के लिए इनवाइट ही क्यों करता? अगर फिर भी भरोसा नहीं है तो अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए, मैं कंपनी के रिक्रूटमेंट स्टाफ से डायरेक्टली आपको कॉन्टैक्ट करवा दूंगा। कैसा रहेगा? शोयोंग थोड़ा सोच में पड़ गया। उसे लगा नंबर देने में क्या नुकसान है, और कहीं ये सच हुआ तो ये उसके लिए एक मौका भी हो सकता है। ठीक है, उसने धीरे से कहा और अपना फ़ोन नंबर मुझे दे दिया। मुझे याद आया कि उसकी एक्स वाइफ ने उसे एक बेटा दिया था। उम्र के हिसाब से वो बच्चा अभी करीब 2 साल का होगा। मैंने अपने हाथ में पकड़ा डिज़र्ट उसकी तरफ बढ़ाया और कहा, ब्रदर शू, ये आपके बेटे के लिए है। मैं फ्यूचर में आपको पे कॉरपोरेशन में देखने का इंतज़ार करूंगा। ये सुनकर वो एकदम स्टंट रह गया। उसे समझ आ गया मैंने उसके बारे में सच में डिटेल में पता किया है। उसने डिज़र्ट लिया, धीरे से थैंक यू कहा और वहाँ से चला गया। मैं वापस डेजर्ट शॉप के अंदर गया और लियो रुअन के लिए एक और डेजर्ट खरीदा। फिर उसे लेकर घर पहुंचा। जैसे ही अंदर गया मैं तुरंत लियो रुअन को ढूंढने लगा। मैंने अपनी स्टेप मदर से पूछा, मॉम, रुअन कहाँ है? मुझे देखते ही मॉम तुरंत किचन में गई, एक गिलास पानी लेकर आई और बोली, तुम आ गए? थक गए हो क्या? पानी पी लो। मैं उन्हें देखता रहा। वो मेरे लिए पानी डाल रही थी, फल काट रही थी और मेरे दिल में गिल्ट भर गया। मैंने धीरे से कहा, मॉम, मुझे प्यास नहीं है, आप आराम कर लीजिए। रुअन कहाँ है? मेरी बात सुनकर मॉम थोड़ी रिलीव्ड हुई। उन्होंने जल्दी से कहा, रुअन तो बस अपने कमरे में ही रहती है, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो उसे बाहर घुमा लाना। मैं मुस्कुराया। मॉम, आप टेंशन मत लीजिए, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, मैं ऊपर जाकर उसे देखता हूँ। ये बात लियो रुअन ने सुन ली। वो सेकंड फ्लोर के कॉरिडोर में थी। जब उसने मुझे कहते सुना, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा, तो उसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा। उसे पता था कि मैं शायद सिर्फ एक्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मुंह से निकली ये एक लाइन ही उसके लिए काफ़ी थी। वो जल्दी से अपनी व्हील चेयर घुमाकर अपने कमरे में चली गई। मैंने उसके कमरे के दरवाजे पर नॉक किया। रुआन, मैं अंदर आ रहा हूँ। अंदर लियो रुआन सोच रही थी, मैं तो बस एक्टिंग कर रहा हूँ, मुझे सच में अंदर आना नहीं होगा, खासकर इसलिए क्योंकि पहले मैं उसे बहुत नफरत करता था। लियो रुआन अभी भी यही सोच रही थी कि मैं बस दिखावा कर रहा हूँ और सच में अंदर नहीं आऊँगा, क्योंकि पहले मैं उसे बहुत नफरत करता था, इतनी कि उसके पास आना भी पसंद नहीं करता था। लेकिन इस बार मैंने दरवाज़ा खोला और सच में अंदर चला गया। कमरे के अंदर हल्की सी शांति थी। लियो रुआन कुछ बोलना ही नहीं चाहती थी। उसके अंदर जलन भरी हुई थी। उसे लग रहा था कि मैं सच में किसी और के लिए उसकी रूम में आने को तैयार हो गई। जब वो चुप रही तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं खुद ही उसके पास गई, डेजर्ट उसके टेबल पर रखा और बोली, ये स्पेशली तुम्हारे लिए लाई हूँ, जल्दी टेस्ट करके बताओ टेस्टी है या नहीं। मैंने पैकेट खोला, छोटा सा केक उठाया और उसके मुंह के पास ले गई। लियो रुआन ने मेरा मुस्कुराता चेहरा देखा और उसके दिल में दर्द और भी फैल गया। असल बात ये थी, मैं ये सब इसलिए कर रही थी ताकि सीक्रेटली बाहर, अब्रॉड, जा सकूं। इसलिए उसके अंदर कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ कड़वाहट और सैडनेस थी। उसके अंदर गुस्सा भी उठ रहा था। उसने अपनी टांग पर रखे हाथ को मुट्ठी में कस लिया, लेकिन फिर धीरे से छोड़ दिया। अचानक उसे होश आया, वो कौन होती है जलने वाली। उसका कोई हक ही नहीं था। उसने हाथ बढ़ाकर केक को दूर कर दिया और ठंडे टोन में बोली, मुझे भूख नहीं है, कुछ नहीं खाना। मैंने थोड़ा रिग्रेट के साथ केक वापस रख दिया और कॉन्फिडेंट होकर कहा, तुम मुझसे नाराज हो। लियो रुआन अभी भी कोल्ड फेस के साथ स्क्रीन को देखती रही। असल में वो मुझसे नहीं, खुद से नाराज थी। मैंने फिर कहा, तुम झूठ बोल रही हो, तुम मुझसे नाराज हो। अगर बताओगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा मैंने क्या गलती की। इस वक्त मैं बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे कोई बेचारी बहू जो सामने वाले के गुस्से का इंतजार कर रही हो। लेकिन लियो रुआन का चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। मैं नाराज नहीं हूं, अगर कोई काम नहीं है तो प्लीज जाओ, मुझे पढ़ना है। उसने सीधे मुझे जाने के लिए बोल दिया। वो मुझे खुद को इतना नीचे गिराकर उसे मनाते हुए देखना नहीं चाहती थी।
अब मुझे भी गुस्सा आ गया। ठीक है, जा रही हूं। कौन देखना चाहता है तुम्हें? मैं गुस्से में पैर पटकते हुए डेजर्ट लेकर बाहर निकल गई। मैं अच्छे से उसके लिए डिजर्ट लाई थी और उसने ना अप्रिशिएट किया, उल्टा मुझे भगा दिया। मुझे जाते हुए देखकर लियो रुआन का दिल और ज्यादा दुखने लगा। मेरे उस पुराने नफरत भरे एटीट्यूड को देखकर वो खुद पर हंस पड़ी। हम्म, ये मेरा इल्यूजन ही था। वो अभी भी मुझे पहले की तरह ही हेट करती है। मेरे जाने के बाद लियो रुआन धीरे धीरे अपनी व्हीलचेयर घुमाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। भले ही उसे सिर्फ मेरी पीठ ही क्यों ना दिखे, वो उसे मिस नहीं करना चाहती थी। लेकिन तभी दरवाजा अचानक फिर से खुला। मैं गुस्से में अंदर आई और बोली, पकड़ लिया। तुम कितनी कॉन्ट्रडिक्टरी वुमन हो। कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा तो पढ़ क्यों नहीं रही? असल में मैं गई ही नहीं थी, मैं बाहर ही खड़ी रही थी। गुस्सा तो बहुत था, लेकिन पिछली जिंदगी में लियो रुआन ने मुझसे चुपचाप जो प्यार किया था वो याद आ गया। इसलिए मैं जानबूझकर बाहर रुकी रही। और सच में थोड़ी देर में व्हील चेयर की आवाज आ गई। मैं मन में सोची, कितनी बेवकूफ है, अभी भी उतनी ही सिली है। लियो रुआन पकड़ी जाने पर भी बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हुई। उसने सीधा कहा, तुम गई क्यों नहीं अभी तक? मैं तो नीचे पानी लेने जा रही थी। लेकिन उसके कान हल्के गुलाबी हो गए थे, जो उसकी असली फीलिंग बता रहे थे। मैंने तुरंत कहा, रुको, मैं अभी पानी लाती हूँ। और मैंने डेजर्ट उसके हाथों में थमा दिया, फट से मुड़ी और नीचे भाग गई। लियो रुआन पूरी तरह स्टन्ड रह गई। उसके हाथ में डेजर्ट्स थे और दिमाग में कंफ्यूजन। वो समझ ही नहीं पाई मैं गई क्यों नहीं थी। थोड़ी देर बाद मैं वापस आई, हाथ में पानी का ग्लास लेकर। ये लो पानी। अब सब ठीक है ना? अब जल्दी से पढ़ाई करो। लियो रुआन के मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। उसने शांत होकर पानी पिया और मैं उसे धीरे से कंप्यूटर के पास ले गई। मैंने कहा, तुम अच्छे से पढ़ो, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी, बस थोड़ा सामान सेट कर रही हूं। ये बोलकर मैं उसकी वार्डरोब में चीजें ढूंढने लगी। मैं मन में सोची, हम शादीशुदा हैं तो ऑब्वियसली साथ में रहना चाहिए ना। अलग अलग रूम में सोने का क्या मतलब है? लियो रुआन मुझे उसके कपड़े निकालते हुए देख रही थी, पूरी तरह कंफ्यूज्ड। उसके मन में आया, क्या वो मुझसे नाराज है, इसलिए मुझे इस रूम से निकाल रही है? मैंने उसे घूरते देखा तो इरिटेट होकर बोली, क्या देख रही हो, जल्दी पढ़ो। मैं मन में बोली, बस देखती जाओ, मैं इस कॉन्ट्रडिक्टरी वुमन को हैंडल करके ही रहूंगी। अगर उसे पता चले आज से वो मेरे साथ सेम रूम में सोएगी तो देखती हूँ कितनी काल्म रहती है। थोड़ी देर में मैं पूरा बिजी हो गई। मैंने लियो रुआन के सारे कपड़े, टॉयलेटरीज वगैरह उठाकर अपने रूम में शिफ्ट कर दिए। अब उसके रूम में बस बुक्स और कंप्यूटर ही बचे थे। मैंने मन में सोचा, अब से ये रूम सिर्फ स्टडी रूम रहेगा। लियो रुआन खाली वार्डरोब को देखती रह गई, लेकिन उसने कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की। इधर मैं अपने रूम में जाकर उसका सामान प्रॉपरली अरेंज करने लगी। उसके कपड़े सेट करने के बाद मैंने अपने कुछ बुक्स और कम इस्तेमाल होने वाली चीज़ें उसके पुराने रूम में रख दी। लियो रुआन ये सब देख रही थी। उसने मन ही मन आह भरी, तो सच में वो ये रूम लेने वाली है। ये सोचकर उसका दिल भारी हो गया। अब तो मैं उसके पास वाले रूम में भी नहीं रह पाऊंगी। मुझे उसे नाराज नहीं करना चाहिए था। दोपहर के खाने के बाद मैं लंच बॉक्स लेकर पापा के पास गई। मुझे उनसे शू योंग के बारे में फेस टू फेस बात करनी थी। जैसे ही मैं ऑफिस के अंदर जाने वाली थी, मुझे अंदर से पापा और चाचा की आवाज़ सुनाई दी। चाचा, जिनका नाम जूली वेई था, पापा से बार बार पैसे उधार देने की रिक्वेस्ट कर रहे थे। मुझे तुरंत याद आ गया, उन्होंने एक प्रोजेक्ट लिया था, लेकिन बीच में फंड्स खत्म हो गए थे। उन्हें अर्जेंटली बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए था। पिछली जिंदगी में पापा ने माना कर दिया था, क्योंकि कंपनी का कैश फ्लो टाइट था। लेकिन बाद में चाचा मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि पापा जानबूझकर पैसे नहीं दे रहे और मेरी स्टेप मदर को सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने मुझे उकसाया और मैंने भी गुस्से में आकर पापा को थ्रेटन किया। आखिर में पापा को मजबूर होकर कंपनी का एक बहुत प्रॉफिटेबल एसेट बेचकर चाचा की मदद करनी पड़ी। उसके बाद चाचा के परिवार ने उसी पैसे से प्रोजेक्ट पूरा किया, बहुत पैसा कमाया और अपनी खुद की कंपनी खड़ी कर ली। फिर वही लोग बार बार हमारी कंपनी के रिसोर्सेज इस्तेमाल करके फायदा उठाने लगे। मैंने मन में ठान लिया, इस बार मैं ये सब होने नहीं दूंगी। ऐसे एहसान फरामोश रिश्तेदारों का होना ही बेकार है। मैं जानबूझकर बाहर ही रुक गई और तभी अंदर गई जब चाचा निकल चुके थे। चाचा को विदा करने के बाद पापा पियांगो ने एक गहरी सांस ली। मैं लंच बॉक्स लेकर अंदर गई, ऐसे बिहेव करते हुए जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं। मैंने कैजुअली पूछा, पापा, आप साई क्यों कर रहे थे?
मुझे देखकर उनका मूड तुरंत बदल गया। वो मुस्कुराए और बोले, अरे, तुम आ गई? आज अचानक पापा को देखने कैसे आ गई? मैंने लंच बॉक्स टेबल पर रखते हुए कहा, मुझे पता है आप ठीक से खाना नहीं खाते, इसलिए खाना लेकर आई हूं। पापा थोड़े सीरियस हो गए। उनके मन में आया, क्या चाचा पहले ही इससे बात कर चुके हैं? क्या ये मुझे मनाने आई है? मैंने उनका एक्सप्रेशन देखकर पूछा, पापा, आप ऐसे क्यों देख रहे हो? पहले खाना खाइए। उन्होंने चॉपस्टिक्स नीचे रख दिए। वो आसानी से बातों में आने वाले नहीं थे। इतने बड़े अमाउंट, टेंस ऑफ मिलियंस, यूं ही नहीं दे सकते थे। इस बार वो सच में हेल्पलेस भी थे और देना भी नहीं चाहते थे। उन्होंने थोड़ा टेस्ट करते हुए पूछा, अचानक खाना लेकर क्यों आई हो? क्या तुम्हारे चाचा ने तुमसे कुछ कहा? तभी मुझे समझ आया। उन्हें लगा मैं चाचा के लिए बात करने आई हूं। मैंने इंटेंशनली कंफ्यूज्ड फेस बनाकर कहा, चाचा, उन्होंने मुझसे क्या बात करनी थी? मुझे तो कुछ नहीं पता। ये सुनकर पापा थोड़ा रिलैक्स हो गए। अच्छा है तुम्हें कुछ नहीं पता। चलो, अब देखते हैं तुम क्या टेस्टी खाना लाई हो। उन्होंने टॉपिक चेंज कर दिया। तभी मैंने कहा, पापा, मुझे कंपनी के लिए एक टैलेंटेड इंसान मिला है। मैंने पूरे एक्साइटमेंट के साथ शू योंग के बारे में बताना शुरू किया। पापा ने सुनकर हल्का सा हंसते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम इतना ट्रस्ट करती हो तो मैं उसे हायर करवा देता हूं। असल टैलेंट तो खुद ही प्रूव हो जाता है। उन्होंने मुझे फेस वैल्यू दे दी। मैंने खुश होकर कहा, थैंक यू पापा, आपको जल्द ही पता चल जाएगा मेरी जजमेंट कितनी अच्छी है। पापा मजाक में बोले, अच्छा, फिर तुम लियो रुआन को क्यों पसंद नहीं करती थी? उसमें क्या कमी है? मैं तुरंत बोली, नहीं, उसमें कोई कमी नहीं है। अब मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। पापा मुस्कुरा दिए। उन्हें लगा मैं सच में समझदार हो गई हूं। उधर घर पर लियो रुआन अपने लिए नया रूम ढूंढ रही थी। उसने हर जगह देख लिया, लेकिन उसके कपड़े कहीं नहीं मिले। आखिर में वो चुपचाप वापस अपने रूम में आ गई और मन ही मन सोचने लगी, वो मुझे कहाँ भेजने वाली है। इधर ऑफिस में पापा ने एचआर को कॉल करके शू योंग को हायर करने के लिए बोल दिया। तभी मुझे थोड़ा रिलीफ मिला। मैं खाली लंच बॉक्स लेकर घर वापस आ गई। मैंने 3 दिन की छुट्टी ली थी और परसों से मुझे स्कूल जाना था, इसलिए मुझे जल्दी से अपनी बुक्स निकालकर रिवाइज करना था, वरना क्लास में कुछ समझ ही नहीं आता। पुनर्जन्म के बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि इस बार फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रॉपरली सीखूंगी। पिछली जिंदगी में मैं बहुत बेवकूफ़ थी। मैं बस जिद करके जांगनी के साथ अब्रॉड जाना चाहती थी।